हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे और प्यारे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हो, क्लियर करने वाले हैं। तो ये बहुत ही डिमांडेड चैप्टर और भी डिमांडेड सब्जेक्ट था, बट फाइनली मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। और ध्यान तो इस पूरी सेशन में 24-25 सेशन में बेसिकली जो है वो पूरी ज्योग्राफी के जो पोर्शन है वो मैं आप लोग के लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। बस आपको बस मेरे साथ बने रहनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, वीडियो को लाइक करनी है और कमेंट बॉक्स में प्यारी-प्यारी जो भी आपके रिव्यू होते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, उसे ज़रूर शेयर करनी है। तो जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपका पोर्शन है जहाँ पे ज्योग्राफी में आपको टोटल 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करनी है। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे और पूरी सेशन के एंड तक हम कोशिश करेंगे इन पूरे को कंप्लीट करने का। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पे गाइस आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो बच्चों बेसिकली आज की इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। बच्चों ध्यान से समझो जरा ये क्या चीज है। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होती है कि आप ना अपने स्कूल का मान लो कैप्टन हो या आप फिर अपने स्कूल के जो बहुत सारे आपके ना हाउसेस होते हैं, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ब्लैक हाउस, जो भी है। तो उन हाउस के मान लो आप कैप्टन हो, तो अब जब भी कभी आपके स्कूल में फंक्शन हो रही होती है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। पूरे स्टूडेंट को तो बुलाया नहीं जाता, तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्रुप का कैप्टन होता है उसे बुलाया जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दो कि जो हमारी अर्थ है ना वो बहुत बड़ी है, पूरी अर्थ जो बहुत बड़ी है। तो क्या उसे यदि रिप्रेजेंट करनी हो, पहाड़ों को रिप्रेजेंट करनी हो, नदियों को रिप्रेजेंट करनी हो, मैप बनानी हो या फिर हमें पेपर पे उसे ड्रॉ करनी हो, तो क्या सब जैसा ओरिजिनल में होती है क्या उसको हम लोग वैसे बना सकते हैं। मान लो माउंट एवरेस्ट बनानी हो पेपर पे, तो उसे क्या हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? असंभव। आप भी बोलोगे सर क्या मजाक वाली बात कर रही हो, इतनी बड़ी सी पेपर सॉरी कहाँ से लाएंगे हम, इतने बड़े से माउंटेन को बनाने के लिए उतनी बड़ी सी पेपर हम कहाँ से लेके आएंगे। तो बच्चों ध्यान से समझो कि उसी तरह से अर्थ पे बहुत सारी चीजें हैं, नदी है, तालाब है, कुआं है, घर है, टावर है, या फिर आप देखो तो घर से बाहर निकलो तो बहुत सारी अनाप शनाप चीजें मिलती है। तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या कुछ सिंबल चाहिए होती है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर वीडियो में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें इन्हीं चीजों को पढ़नी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है हमारी अर्थ की उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। चलिए आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे हम चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना गोल सा फुटबॉल नजर आ रहा होगा। ओह नहीं नहीं नहीं, फुटबॉल नहीं है, ये बेसिकली आपका अर्थ है। बोले क्या बात कर रहे हो सर? कहने का मतलब है कि जो अर्थ है ना भाई उसका जो शेप है वो बिल्कुल ऐसे आप जैसा जैसा कि आपको मैप पे दिख रही है वो उस तरह का है। देखो क्या लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट सी द इंटायर अर्थ एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज एंड स्फेरिकल शेप। देखो अर्थ जो कि एक स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप मतलब फुटबॉल की तरह है, बिल्कुल बहुत ही ह्यूज है। तो इसे हम लोग एक टाइम में एट द सेम टाइम पूरी अर्थ को हम लोग देख ही नहीं सकते। इवन द पिक्चर्स टेकन फ्रॉम सैटेलाइट, जो कभी कभार ना सैटेलाइट से आसमान से जाकर के पिक्चर्स ली जाती है अर्थ की, तो उसमें भी अर्थ का जो सिर्फ वन हाफ है ना, जो ऊपर की हिस्सा है उस वही हमें दिख रही होती है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो पूरी अर्थ है उसे रिप्रेजेंट करनी है, उसे देखनी हो आपको नजदीक से, तो हमें अर्थ का एक मॉडल बनाना होगा ताकि उसे हम घुमा फिरा के चारों साइड से देख सके। तो ये जो मॉडल होती है अर्थ की, जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लोब। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो ये आपका क्या है, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन इसका नाम क्या है, ग्लोब है, क्योंकि हम पूरी अर्थ को अर्थ पे रह करके नहीं देख सकते। तो भी ग्लोब से आप ना अर्थ के मॉडल्स को घुमा फिरा के देख सकते हो। ये कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ओशियंस किधर है, इंडिया कहाँ है, हिमालय कहाँ है, हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। अच्छा हम और आप कैसे ओ सॉरी। तो बच्चों देखो ये जो ग्लोब है ना वो क्या है, ये एक स्मॉल ह्यूमन मेड मॉडल है, किसका, अर्थ का। तो जो ह्यूमन मेड स्मॉल मॉडल है अर्थ का उसका नाम भाई क्या है, दैट इज कॉल्ड ग्लोब। A globe is a simple and accurate way to represent the earth। और ये जो ग्लोब है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट और सटीक तरीका है। इसमें हम लोग एक्यूरेटली चीजों को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हैं। द मैप ड्रॉन ऑन ए ग्लोब शो द करेक्ट साइज। और जो मैप हम लोग ग्लोब पे बना देते हैं ना तो वो बिल्कुल करेक्ट साइज, देखो करेक्ट साइज मतलब सेम टू सेम साइज तो नहीं बना सकता ना, बट जो रेशियो होती है उसे वो रिप्रेजेंट करके बता रहा होता है। तो करेक्ट साइज नहीं मिलती है, बट साइज, शेप और जो लोकेशन है वो हमें एक्यूरेट पता चल जाती है। इट ऑल्सो शोज द करेक्ट पोजिशन ऑफ प्लेसेस इन रिलेशन टू वन अनदर। देखो एक प्लेस दूसरी प्लेस से कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है ना, उसके आसपास में कौन कौन से प्लेसेस हैं, इसके बारे में भी हमें जो ग्लोब को देख करके पता चल जाता है। हाउएवर अ ग्लोब हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस। लेकिन देखो ग्लोब की भी एक लिमिटेशंस होती है, सारी जानकारी ग्लोब तो आपको दे नहीं सकता। देखो पहला है इट इज डिफिकल्ट टू कैरी।
ग्लोब को लेकर के हर जगह जा नहीं सकते हो, बड़ी फुटबॉल को कहाँ-कहाँ कैरी करते जाओगे आप? द स्पेस ऑन द ग्लोब इज लिमिटेड, देखो जो ग्लोब है उसमें स्पेस भी लिमिटेड है, एंड द डिटेल्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स कैन नॉट बी शोन इन इट। तो अब बताओ यदि ऐसा है तो सभी चीजों को, जहाँ पे माउंटेन तो वहाँ पे माउंटेन का नाम लिखो, माउंटेन लिखो, और पूरी जो डिटेल्स है वो यदि हम उसमें रिप्रेजेंट करने लगे तो हमारा जो ग्लोब है, जो मॉडल है, वो तो छोटा पड़ जाएगा। हमारे पास इतनी सारी जानकारियां हैं, अर्थ पे इतनी सारी चीजें हैं, सबको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे तो ग्लोब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, बिल्कुल भद्दा हो जाएगा। अ ग्लोब कैन नॉट बी मेड फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ग्लोब को हम लोग अर्थ के एक हिस्से की तरह नहीं बना सकते। इट इज डिफिकल्ट टू मेक ए लार्ज स्केल ग्लोब एंड यूज इट। और इस तरह से एक बड़ी सी ग्लोब यदि बनाने की आवश्यकता हो ताकि मैं सब चीजें को उसको रिप्रेजेंट करूं, तो बड़ा सा ग्लोब बनाना इम्पॉसिबल। इसके कुछ और उपाय हैं, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं आगे बताता हूँ। देखो, तो अब क्या है ना कि टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, तो जैसा कि हमने देखा कि जो ग्लोब है हमारा उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम ना एक दूसरा वैकल्पिक उपाय निकालते हैं, तो वो है आपका मैप। देखो क्या है कि वी नीड समथिंग सिंपल एंड इजी टू लर्न अबाउट द अर्थ। हमें कुछ आसान चाहिए जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक लेके भी जा सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, और जितना चाहो उतना बड़ा उसे फोल्ड करके बनाया भी जा सकता है। देयरफॉर वी नीड मैप, और इसीलिए हमें ग्लोब की लिमिटेशंस को हटाने के लिए मैप चाहिए होती है। हाउएवर इट इज, लेकिन जो आपका मैप है ना, वो भी ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे अर्थ की सभी चीजों को आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इन्हीं समस्याओं को हटाने के लिए जो मेथड है, सो मेथड्स टू ड्रॉ मैप्स ऑन ए फ्लैट सरफेस हैव बीन डेवलप्ड। तो इन ग्लोब की समस्याओं को, लिमिटेशंस को हटाने के लिए, उसे रेक्टिफाई करने के लिए जो मैप है उसे ड्रॉ किया जाता है। अ मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज अ होल और अ पार्ट ऑफ इट। देखो जो आपका मैप है वो क्या है? वो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, होल पूरे अर्थ का, या फिर जितने पार्ट की आपको जरूरत है उस पार्ट को आप मैप पे ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉन टू स्केल ऑन ए फ्लैट सरफेस, और जो भी चीजें ड्रॉ करी जाती है वो एक नाप के और एक रेशियो के साथ करी जाती है। ऑल्दो लेस एक्यूरेट देन ए ग्लोब, अ मैप इज डेफिनेटली मोर यूजफुल। हाँ, ये जो आपका मैप है वो ग्लोब के कंपेयर में लिटिल बिट कम एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी ये जो मैप है वो अधिक यूजफुल है, क्योंकि इसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं, इसे बड़ा कर सकते हैं, इसे फोल्ड कर सकते हैं, है ना? अ मैप इंक्लूड्स अ टाइटल। देखो इस मैप में अब क्या-क्या चीजें होती है, एक मैप में क्या-क्या चीजें होती है, और मान लो जब आपके सामने कोई मैप आए तो आप उसे कैसे समझोगे कि ये मैप कहाँ का है, कैसे है, उसके बीच की डिस्टेंसेस कैसे मेजर कर सकते हो, और उसके डायरेक्शंस कैसे पता करोगे, इसके लिए आपको ये चीज जानना काफी आवश्यक है। देखो बच्चों, क्या है ना, ये जो मैप है उसमें कुछ टाइटल्स होती हैं ताकि आपको पता चले कि वो जो मैप है वो किस चीज का है, कहाँ का है, इंडिया का है, भारत का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, मेरे घर का है, आपके घर का है। उसमें एक स्केल होती है जो कि आपको बता रही होती है, जैसे मान लो आपके घर से मेरे घर की दूरी 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर तो हम लोग मैप में बना नहीं सकते, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1 इंच अथवा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो हम मैप पे ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर और वो अपने आप हो जाएगा 100 किलोमीटर का। और उसमें आपका डायरेक्शंस भी होती है, ग्रिड होती है, कन्वेंशनल साइंस होती है, यानी कि बहुत सारे साइंस और सिंबल्स होते हैं ना। अक्सर आप सड़क पे जाते हो तो आपको ना साइंस और सिंबल्स मिलते हैं। मान लो जब जंगल वाला इलाका आता हो तो फॉरेस्ट बना हुआ रहता होगा, जब ब्रिज का आने वाला होता होगा तो ब्रिज के लिए वहाँ पे अलग सिंबल बना हुआ रहता होगा। इसी तरह रोड पे जब आप चलते हो तो सड़क पे आपको ना कई तरह की जो रिप्रेजेंटेशन के लिए ना साइन देखने को मिलते हैं जो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो है सिंबल्स और साइन बेसिकली आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और ये वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और अलग अलग साइन, सिंबल, कलर्स, ग्रिड, डायरेक्शन, स्केल, टाइटल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो हमें मैप पे देखने को मिलती है। ऑल दीज फीचर्स आर टर्म्ड एज द लैंग्वेज ऑफ मैप, और इन सभी चीजों को हम लोग लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स है, ए से जेड तक की चीजों को हम सीखते हैं, फिर हम वर्ड्स पढ़ पाते हैं, सेंटेंसेस पढ़ पाते हैं, चीजें लिखी हुई जो है वो पढ़ पाते हैं। उसी प्रकार से जो आपका मैप है ना भाई, उसका जो लैंग्वेज है वो आपका साइन एंड सिंबल्स है। उन साइंस एंड सिंबल्स को यदि आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो पूरे आप मैप को पढ़ सकते हो। इसीलिए मैप का जो साइंस, सिंबल्स, कलर्स, डायरेक्शन, स्केल, टाइटल वगैरह वगैरह है, उसे हम लोग लैंग्वेज ऑफ मैप भी कहते हैं। चलो, तो लैंग्वेज ऑफ मैप को थोड़ी पढ़ी जाए, और कल के बाद हम लोग भी मास्टर बन जाएंगे भाई मैप को पढ़ने में। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा जो कि यहाँ पे मोर टू नो में लिखी पड़ी है। अच्छा ध्यान देना, बहुत टाइम आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ना इंटरनल आते हैं, और इंटरनल जो क्वेश्चंस है वो भी कहाँ से आते हैं? जो आपके बुक में बॉक्सेस में लिखी हुई रहती है। तो इस बॉक्सेस को हम लोग इग्नोर तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप यदि इग्नोर करोगे तो भाई ये आपके रिजल्ट के मार्क्स को इग्नोर कर देगा, और फिर घर में जो आपके लास्ट जूते पड़ेंगे मम्मी पापा से वो तो अलग ही है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि देयर आर मैप्स which represent the night sky। अच्छा, एक मैप ऐसा भी है जो आसमान में रात को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, रात के आसमान को रिप्रेजेंट करता है। सच मैप्स आर कॉल्ड स्काई मैप्स। अच्छा, तो उस मैप को हम लोग कहते हैं स्काई मैप, और कभी कभी स्टार चार्ट्स और स्टार मैप्स भी कहते हैं।
दिस मैप शोज द लोकेशन ऑफ स्टार, और ये जो मैप है वो लोकेशन दिखाता है किसका, स्टार का, कॉन्स्टेलेशंस का एंड गैलेक्सीज का। द ओल्डेस्ट स्काई चार्ट डिस्कवर्ड इन जर्मनी इज ओल्डर देन द मैप, इट शोज अ कॉन्स्टेलेशंस व्हिच रिजेंबल्स ओरियंस। देखो बेसिकली क्या कह रहा है ना कि रात की टाइमिंग में यदि आप आसमान में निकलो, सॉरी आसमान नहीं, घर के बाहर निकलो, तो आपको डरनी नहीं है और छत की तरफ देखनी है। रात, सुनसान रात हो रहा, आसमान की तरफ देखो तो आसमान में क्या नजर आता है, बादल? नहीं नहीं नहीं, बादल नहीं। हाँ, वो भी नजर आ सकते हैं, बट आप आसमान में देखो तो तुम टमटमाते हुए आपको तारे नजर आते हैं, और उन तारे को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो कभी आपको जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, साइज में, कभी वो आपको गुड़िया नजर आ रही होगी, कभी ट्राइंगल, कभी रेक्टेंगल नजर आता होगा, कभी आपको वो सर्कल की जैसी नजर आती होगी, कभी कभी आपको डॉट डॉट लाइंस जैसा नजर में आता होगा। जो जो आपके दिमाग में इमेजिन आप कर सकते हो, उन तारों को देख करके वैसे वैसा आप इमेजिनेशन कर सकते हो, उसे आकृति बनता हुआ आपको नजर आता होगा। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो स्टार कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सीज वगैरह है, उसकी जो मैप बनी हुई है ना, जो ओल्डेस्ट चार्ट है, वो बेसिकली आपकी प्रेजेंट जो मैप है, जिस मैप के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इस मैप से भी पुराना है। कैन यू इमेजिन गाइस? ये जो मैप हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना कि ग्लोब था, फिर मैप था, लेकिन उस मैप से भी पुराना आपका स्टार चार्ट था, और इसे बनाया था एक जर्मनी के साइंटिस्ट ने, है ना। इट शोज ए कॉन्स्टेलेशंस विच रिजेंबल्स ओरियन, और ये क्या आपको, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, सॉरी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपका है स्टार चार्ट। इसमें देखो आपको कई सारे स्टार्स दिखेंगे, ऑरियंस दिखता होगा, कॉन्स्टेलेशंस दिखता होगा, सारे स्टार्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है वो बनाया गया। खैर चलिए, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना ज्यादा टाइम देंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्केल। ये भाई स्केल क्या है? स्केल जो है वो लैंग्वेज ऑफ मैप का पार्ट है। तो चलो इसे समझते हैं। क्या लिखा है कि इन इंडिया, जस्ट से सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लूं, मींस पेन चेंज कर लूं। हाँ, क्या लिखा है, इन इंडिया वी फॉलो द मैट्रिक सिस्टम इन विच लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। देखो इन इंडिया में माने यहाँ पे ना जो मैट्रिक सिस्टम चलती है, मैट्रिक सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिससे हम चीजों को ना मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो मैट्रिक सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंसेस है ना, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है, उसको हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, और जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है ना, कम दूरी वाली, उसे हम लोग मीटर में मेजर कर रहे होते हैं। The distance between any two points on a map is measured in centimeter। और हाँ, मैप में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस किलोमीटर, शॉर्ट डिस्टेंसेस मीटर, एंड जो मैप में टू प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं बच्चों सेंटीमीटर में। We measure the straight line between any two places on a map or relate it with the distance between the same two places on the ground। देखो स्केल में क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैप में डिस्टेंस होती है, तो देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, जो मैप में डिस्टेंस होती है ना उसे कहते हैं मैप डिस्टेंस, और जो ग्राउंड डिस्टेंस होती है, जो ओरिजिनल डिस्टेंस होती है ना, जो कि ग्राउंड डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड डिस्टेंस। तो ग्राउंड डिस्टेंस और जो आपका मैप डिस्टेंस है, ये दोनों तो डिफरेंट होने वाले, क्योंकि जो ग्राउंड है वो बहुत बड़े लेवल पे है, और उस बड़े से ग्राउंड लेवल पे उसे हम लोग मैप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जो मैप है उसका साइज बहुत छोटा होगा, डिस्टेंस छोटी होगी, तो हम लोग बेसिकली इन दोनों का रेशियो लिख रहे होते हैं, है ना। इन दोनों का जो रेशियो उसे यहाँ पे मैप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसे रिलेट करते हैं विद द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। यानी कि मैप में जो दो डिस्टेंस है और जो ग्राउंड में रियल का जो दो डिस्टेंस है, उन दोनों को हम लोग मैप में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं स्केल के थ्रू। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन ए मैप मेजर्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द मैप डिस्टेंस। हाँ, मैप में दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं मैप डिस्टेंस। और सेम डिस्टेंस टू प्लेसेस के बीच में जो ग्राउंड पर होती है और उसको जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन में, वो कहलाता है आपका ग्राउंड डिस्टेंस। ध्यान देना, जब भी टू प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस मेजर करी जा रही होती है, तो डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप। तो ये जो स्केल है वो बेसिकली क्या होती है, आपका रेशियो है बिटवीन मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस और अपन ग्राउंड डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों स्केल। तो स्केल का डेफिनेशन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बच्चों यहाँ से लिख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी है अक्सर आपके एग्जाम्स में, क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या फिर डिफाइन द टर्म्स के रूप में भी आपका जो स्केल है वो आ जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि स्केल इज द रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। अच्छा, ये रेशियो लोग निकालते कैसे, तो चलो इसे देखते हैं। ये भी जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आखिर स्केल निकाली कैसे जाए। देखो क्या लिखा है, सपोज द स्केल ऑफ ए मैप इज 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर, यानी कि 1 इज टू 1 लिखी पड़ी है, ये आपका किलोमीटर है, और यहाँ पे जो ये 1 है वो आपका सेंटीमीटर में। तो ये क्या दिखा रहा होता है, तो बच्चों ये दिखाता है आपका, देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो स्केल है वो क्या है, वो आपका है मैप डिस्टेंस
अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो जो मैप डिस्टेंस है उसको हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, है ना, और जो ग्राउंड होती है उसे हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर में, है कि नहीं। तो ये जो रेशियो है स्केल डिस्टेंस वो दिखाता है, सबसे पहले सबसे जो ऊपर में लिखा हुआ दिखेगा वो होता है सेंटीमीटर में यूनिट, और जो सेकंड में लिखा हुआ वो रहता है किलोमीटर में यूनिट। तो यहाँ पे यदि 1:1 लिखा हुआ है मतलब 1 सेंटीमीटर जो आपको मैप में डिस्टेंस दिखती है वो डिस्टेंस ग्राउंड पे 1 किलोमीटर की होती है ना। चलो इसको आगे से देखते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं और जो इक्वेशंस हैं, क्वेश्चंस है वो आगे दिए पड़े, तो आपको डिटेल्स में आगे समझ में आती है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो स्केल है ना मैप में होती है उसको हम लोग एक से अधिक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली देखो क्या लिखा हुआ है कि द स्केल ऑन ए मैप कैन बी सोन इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, विच कई सारे तरीकों से हम लोग मैप को स्केल को मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो कहलाता है बाय स्टेटमेंट, सेकेंड इज बाय अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, एंड थर्ड इज बाय अ ग्राफिक और लीनियर स्केल। तो चलो वन बाय वन आपको बताते हैं कि बाय स्टेटमेंट से हम लोग कैसे स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि मान लो हमें रिप्रेजेंट करनी हो स्केल 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर, ये हमारा स्केल आ रहा है, तो इसको यदि लिखनी है स्टेटमेंट में तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज द मैप डिस्टेंस एंड 2 किलोमीटर इज द ग्राउंड डिस्टेंस। इस तरीके से यदि आप डिटेल से में चीजों को लिखते हो, क्या लिखते हो कि 1 सेंटीमीटर इज द मैप डिस्टेंस एंड 2 किलोमीटर इज द ग्राउंड डिस्टेंस। तो ये जो तरीका है स्केल लिखने का इसे हम लोग कहते हैं बाय अ स्टेटमेंट मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है मैप लिखने का वो है बाय न्यूमेरिकल फ्रैक्शन। न्यूमेरिकल फ्रैक्शन में क्या होते हैं, नंबर्स जो है वो फ्रैक्शंस के रूप में लिखा हुआ रहता है, और इस न्यूमेरिकल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस भी कहते हैं। कभी कभार इस न्यूमेरिकल फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मेथड में क्या होती है कि जो रेशियो होती है बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस, उसके जो न्यूमरेटर होते हैं ना, न्यूमरेटर दैट मींस ना जो फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट होते हैं उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो फ्रैक्शन में नीचे की पार्ट होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 होती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जांपल के लिए, ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, स्टार्ट में लिखा हुआ 1:1 लाख। तो जब न्यूमेरिकल फ्रैक्शन जो आपको दिखेगी ना उसमें स्टार्टिंग जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा उसका जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। चलिए एक क्वेश्चन कहते हैं जो कि आपका एग्जांपल में लिखा हुआ, और इससे आप इन चीजों को काफी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखो क्या लिखा है कि कैलकुलेट द आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको ज्ञात करनी है, जबकि स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑफ स्केल इज 2 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर। ध्यान देना आपको आरएफ निकालने कहा गया है। जैसे ही आप आरएफ देखते हो तो समझ जाओ कि इसका जो न्यूमरेटर होने वाली है वो आपका क्या होगा, 1 होगा, है ना। न्यूमरेटर क्या होगी, 1, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका कुछ भी हो सकता है जो आपका क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हमें न्यूमरेटर को 1 करनी है, बस इतने ध्यान में रखनी है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर पहले से लिखी पड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों का जो यूनिट है उसको सेम करने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर, तो जो 5 किलोमीटर है इसको भी चेंज करेंगे किसमें, हम लोग सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर में, और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 5 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख सेंटीमीटर। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करनी है आरएफ में, तो ये लिखेंगे हम लोग आर एफ इक्वल टू क्या होगा, मैप डिस्टेंस यानी कि मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस कितनी है भाई मेरी, मैप डिस्टेंस कितनी है भाई मेरी, तो वो है आपका 2 किलोमीटर, और सॉरी 2 सेंटीमीटर, है ना। और जो आपका मैप ग्राउंड डिस्टेंस है वो आपका है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो जो मैप डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर के लिए हम पे 2 लिखेंगे, और जो 5 किलोमीटर उसे हमने चेंज कर ली सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा 5 लाख सेंटीमीटर। देखो अब ध्यान देना ये भी हमारा सेंटीमीटर में यूनिट है और इसका भी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में। और चूंकि हम जानते हैं ना जो आरएफ है उसका जो न्यूमरेटर है, ध्यान देना ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, तो जो न्यूमरेटर उसे हमें करनी है 1, तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और इसको यदि कट करोगे तो 25 टाइम्स में ये 50 कट जाएगा, है ना। ये 50 जो है आपका 25 टाइम्स में, और 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 जीरो बैठा दो आप। तो ये अब क्या हो गया, कट के हमारा आ गया 1/250, है ना, और 3 जीरो और आपका यहाँ पे आप कॉमन लगा दो, तो ये हो गया आपका 1:2.5 लाख। और दोनों का जो यूनिट है गाइस वो है आपका सेंटीमीटर में, इसका भी जो यूनिट है वो है आपका
सेंटीमीटर में। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल 1 है इसे हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया और तो इसका आंसर हो जाएगा इस देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1:2.5 लाख। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ फाइंड द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट लिखनी है इन किलोमीटर व्हेन द आरएफ ऑफ मैप इज गिवन 1:2,50,000। तो इसे अब चेंज करनी है आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, इसमें सेंटीमीटर किलोमीटर था यूनिट, इसको आपको आरएफ में चेंज करना था, बट इस क्वेश्चन में आरएफ है और आपको चेंज करना है वो पहले वाले यूनिट में। तो अब हमें लगती है आप बहुत ही आसानी से इसे चेंज कर लोगे, और नहीं तो आपके बुक्स में देखो चेंज करे पड़े तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो। जैसे देखो ये आपका सेंटीमीटर में था ना सारा कुछ, तो इस सेंटीमीटर को आपको चेंज करनी है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, फिर इस मीटर को 1000 से डिवाइड करो तो आएगा 2.5 किलोमीटर। तो ये सब जो चीजें है ना मैथमेटिकल वाली चीजें, ये आप क्लास 5 के मैथ्स में पढ़ चुके होगी, कैसे हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते, किलोमीटर में कन्वर्ट करते, और बाकी जितने सारे यूनिट में कन्वर्जन है वो सब पढ़ चुके हो। तो बस वही चीज आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है और इसे सॉल्व करनी है। चलिए नेक्स्ट एंड थर्ड जो हमारा मेथड ऑफ स्केल है वो जो कि है आपका ग्राफिक और लीनियर स्केल। तो इसे समझते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इस मेथड में क्या है कि इन द ग्राफिक और लीनियर स्केल मेथड द मैप डिस्टेंस इज शोन विद द हेल्प ऑफ a straight line. The length of the line depends on the size of the map. It usually depends between 12 centimeter to 20 centimeter. देखो बेसिकली इसमें क्या है कि जो ग्राफिकल लीनियर मेथड होती है, जो मैप का डिस्टेंस है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मेजर करी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ना, ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लैक एंड व्हाइट, तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि आपने अक्सर मैप्स में देखा होगा, क्योंकि मैं आपको मैप दिखाता भी हूँ ग्राफिक और लीनियर स्केल वाली। तो बच्चों आप यहाँ इस मैप में देख सकते हो, जैसे कि ये नीचे आपको मैप दिख रही है और मैप में देखो नीचे जो रिप्रेजेंटेशन करी गई है स्केल की, वो आपका लीनियर मेथड है। तो बहुत बार आपने बहुत सारे मैप्स में इस चीज को देखा होगा। तो ये जो मैप है चलो इसे समझते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ होती है स्ट्रेट लाइन, ये डिपेंड करती है कि जो आपका मैप है उसकी साइज क्या है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मैप। साइज यदि मैप का बहुत बड़ा है तो ये जो लाइन है वो भी बड़ी होगी। बट यूजुअली जो इसमें लाइन रिप्रेजेंट करी जाती है वो 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच हो, चाहे मैप कितना भी बड़ा हो, मैप जो है कितना भी बड़ा हो, बट इसमें ये जो स्केल बनाई जाती है वो 12 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक होती है। और इसी में जो यूनिट है वो बेसिकली लिखी गई रहती है। जैसे कि मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि इसमें कैसे जो है वो रिप्रेजेंटेशन करी जाती है। देखो क्या है कि दिस लाइन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स नोन एज प्राइमरी डिवीजन। स्ट्रेट लाइन में कई सारे डिवीजन दिख रहे होंगे, जो बड़े बड़े वाले डिवीजन है इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिवीजन। और जो फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन होती है वो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज सेकेंडरी डिवीजन। अच्छा ध्यान देना, ये जो प्राइमरी डिवीजन होती है ना उसमें बहुत सारी प्राइमरी डिवीजन है, बट जो फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन, जैसे ये देखो ये जो है ना वो है फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन। जो फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन होती है उसको छोटे छोटे सब डिवीजन में पार्टिसिपेट कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो 1 2 3 4 और एक लास्ट वाला 5। और ये जो सब डिवीजन होती है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डिवीजन। तो यहाँ पे जो रेड वाले में मैंने आपको पार्टीशन दिखाई, ये है सेकेंडरी डिवीजन। ये जो आपको डिफरेंट कलर की दिख रही है ब्लू कलर की, ये आपका है प्राइमरी डिवीजन। फॉर कन्वीनियंस द स्टार्टिंग पॉइंट और जीरो पॉइंट ऑन द लीनियर स्केल शुड बी आफ्टर द फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन फ्रॉम द लेफ्ट। बच्चों ये जो सेकेंडरी डिवीजन है वो इस जीरो के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करी जाती है, और जो आपके प्राइमरी डिवीजन होते हैं वो इस जीरो के राइट साइड में होते हैं, ताकि आपको अच्छे से और आपको स्पष्ट पता चले। और बेसिकली इस स्केल से आप डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, और जो आपके मैप बने हुए उसमें से इसी स्केल का यूज करके उसको नाप सकते हो, और जो डिस्टेंसेस है उसे आप मेजर कर सकते हो। आगे लिखा हुआ द लीनियर स्केल इज यूजफुल टू मेजर द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप लीनियर स्केल का यूज कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द मैप। मैप में डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। इट ऑल्सो गिव्स द फिगर्स और वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। बेसिकली गाइस इसके ऐसे समझो, जो आपके पास स्केल होती है जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलती है, उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के स्केल को आप क्या करते हो, आप चीजों को मेजर करने के लिए करते हो। जो ड्राइंग्स बनी हुई रहती है आपके बुक्स में, जो आपके फिगर्स वाले चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के, उनसे मेजर करने के लिए कि मान लो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हो आप छोटे से स्केल का। उसी तरह से ये जो लीनियर स्केल होती है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली मैप्स में जो डिस्टेंस रहती है उसको मेजर करने के लिए, और फिर वहां से मेजर करके हम लोग उसका जो एक्यूरेट डिस्टेंस ग्राउंड पे होती है वो फाइंड आउट कर पाते हैं। इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं आपके एग्जाम्स में, और इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आंसर है वो बेसिकली दिया हुआ भी नहीं है। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बट एज यूजुअल यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपका क्विज। तो इस क्विक क्विज में क्या करनी है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए 1 to 5, और इसमें से ट्राई करनी है आप कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो। जिनके आंसर सही होंगे और जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को जिनके आंसर सही होंगे मैं उसे हार्ट दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।